चलो भाई, आज जो है उत्तराखंड में जलवायु के बाद एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या होगा भाई? वन्यजीव संरक्षण के बारे में। उसे राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य भी होंगे, संरक्षण आरक्षित भी होंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में आज जो है इस टॉपिक में बात करके चलते हैं। तो बताओ जरा मुझे, चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। बाघिनी ग्लेशियर किधर है? जिमी ग्लेशियर कहाँ है? मिलम ग्लेशियर कहाँ पे है? और पिथौरागढ़ यानी कि कुमाऊं का सबसे बड़ा भी है वो, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तराखंड की कौन सी है? नंदा देवी, पश्चिमी। हाइट कितनी होगी? 817। तो ये आज क्या है? मंडे है, मंडे है। तो मंडे तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते के प्रारंभ से करंट का एक विषय रहेगा। 3 घंटे तक करंट पड़ेंगे सीधे एक दिन, ठीक है ना। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार करंट पड़ेंगे 3 घंटे बस, ठीक है ना। पूरे हफ्ते भर का ये 1 महीने का करंट आ जाएगा 3 घंटे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो। तो चलो आज का टॉपिक डालेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण। क्या है? वन्यजीव संरक्षण। क्या है भाई टॉपिक का नाम? वन्यजीव संरक्षण। तो कल भाई थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो एक बार फिर से हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो बताओ, वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण क्यों किया जाता है? वन्यजीवों को क्यों संरक्षित किया जाता है? पारिस्थितिक संतुलन के लिए, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण के लिए हमारे पास 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। कल भी हम पढ़े थे हम, ठीक है ना। तो बताइए भाई, पहली विधि का नाम क्या है? इन सिटू मेथड। क्या है? इन सिटू मेथड। और दूसरा विधि क्या है? बहिर्गमन, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे तो एक्स सिटू मेथड है। तो वन्य जीवों का संरक्षण हम इन 2 नियमों के आधार पर या इन आधार पर करते हैं, एक्स सिटू और इन सिटू के माध्यम से, ठीक है गोपाल जी। और धीरे धीरे अभी तो बात किसकी हो रही है? सिर्फ वन्य जीवों की। धीरे धीरे 1972 में एक अधिनियम लाया गया था जिसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। तो कब लाया गया था, कब पास हुआ? 1972 में। बाद में इस वन्य जीवों के साथ साथ हम वन तथा वन में जो भी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण भी करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, उन चीज़ों का संरक्षण करेंगे। तो इन सिटू मेथड किसे कहते हैं भाई, बताएंगे जरा? यानी कि जहाँ पर कोई मूल रूप से पहले से कोई जीव है, ठीक है ना। माने कि आप यहाँ पे हैं, आपको इधर ही क्या कर दिया जाए? कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो उसको कहते हैं, उस विधि को क्या कहेंगे हम? इन सिटू मेथड। तो कल लिखा था थोड़ा सा, तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। इन सिटू मेथड उस मेथड को कहते हैं जिस मेथड में किसी जीव का संरक्षण, कृपया खटपट ना करें, नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी खराब है, ठीक है ना। तो इन सिटू मेथड किसे कहते हैं? जब किसी जीव को उसके मूल स्थान पर ही क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। माना कि हमारे पास क्या है? कस्तूरी मृग है भाई। क्या है? कस्तूरी मृग। तो कोई एक एरिया है, हमने ले लिया कस्तूरी मृग। इस एरिया में बहुत सारे कस्तूरी मृग हैं, ठीक है ना। माना कि इस एरिया में क्या है? 100 कस्तूरी मृग हैं। तो इस क्षेत्र को हमने देखा कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए और साथ साथ इस प्रजाति के लिए भी क्या है? ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, अनुकूल है, इसलिए ये प्रजाति कहाँ पे रह रही है? इस क्षेत्र में रह रही है। तो इन प्रजातियों को, इन कस्तूरी मृगों को क्या करते हैं हम? वहीं पर क्या कर देते हैं? संरक्षित कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? उनके मूल स्थान पर ही। तो अगर किसी भी जीव को उसके मूल स्थान पर क्या कर दिया जाए? संरक्षित कर दिया जाए, तो किसे क्या कहते हैं? उसको इन सिटू मेथड। और एक्स सिटू मेथड क्या किसे कहते हैं? जब हम माना कि आपके बीच में थोड़ी देर के लिए आपके बीच में एक मोर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो रह लेगा तुम्हारे साथ? वो तो नहीं, तो ऐसे स्थान पर नहीं रहेगा। माना कि कहीं आपको एक मोर रख दिया आपके बीच में, तो यहाँ पे तो नहीं रहेगा वो। या कहीं मार्केट में छोड़ दो रोड पे एक मोर को, तो नहीं रहेगा। तो ऐसे
जहाँ पर क्या होती है, ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम है और जो क्या है विलुप्त की कगार पर है, और अगर कहीं पर मिल रहा है आपको तो उन जीवों को संरक्षित करने के लिए कहीं एक चिड़ियाघर में डाल देंगे उनको, है ना। तो एक्सिटिव मेथड के अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी जीव को उसके मूल स्थान में नहीं बल्कि किसी अन्य स्थान पर क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एक्सिटिव मेथड कहते हैं। तो ये दो प्रकार की विधियां हमारे पास होगी, समझ गए। कल भी बताया था, आज भी बता दिया, और अगर कल नहीं आया तो गेट आउट ठीक है। तो ध्यान रखना, याद करना है, सब चीज़ समझ समझ के बता रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क। तो आज नेशनल पार्क जब जब मैं पूछूंगा तो आना चाहिए जितना कल पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक बार हम जो है अब नेशनल पार्क पढ़ते हैं। क्या क्या वन्य जीव संरक्षण करने के लिए मैंने क्या क्या बताए थे आपके पास, कुछ हमारे पास क्या होंगे, नेशनल पार्क होंगे, क्या होंगे, नेशनल पार्क होंगे, कुछ क्या होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, क्या होंगे, बायोस्फीयर क्या होंगे, रिजर्व होंगे। कुछ क्या होंगे हमारे पास और, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य भी होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। कुछ क्या होंगे हमारे पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होंगे। कुछ संरक्षण आरक्षित भी हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। तो क्या क्या है भाई, वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमें दो चार चीजें हमारे पास होती है। क्या क्या, नेशनल पार्क होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और संरक्षण आरक्षित जो उत्तराखंड में हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, या किसी भी देश में। तो ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे जीवों को क्या कर दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है। समझ आ गई इतनी सी बात। तो चलो हम जो है सुदामा जी को ही वो गिफ्ट कर देते हैं, वो वाला ट्राइपॉड, ठीक है। तो चलो भाई, नेशनल, अब मैंने कल बताया था आपको, कृपया उसको किनारा रख दें, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये किसके अंडर होते हैं, केंद्र सरकार, यानी कि इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, कोई कानून बनाया जाएगा, तब जाकर एक नया राष्ट्रीय उद्यान या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा। और जबकि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगे कि ये क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी के हिसाब से जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, तो इस क्षेत्र के लिए क्या कहेगा, विधानसभा में क्या होगा, एक बिल पास होगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व जो है घोषित कर सकती है उस क्षेत्र को। समझ गए आप इतनी सी बात। तो सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी क्या रहेगी, नेशनल पार्क, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो बताओ उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नाम बताओ एक एक करके, कौन कौन है भाई, कार्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, और क्या है, राजा जी, ठीक है था ठीक है, राजा जी है, ठीक है ना। तो ये 6 हैं भाई। तो एक बार मैं 6 के नाम लिख दूं पहले, कि एक एक करके लिखूं से अलग से, एक एक करके, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क, उत्तराखंड के नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। कैमरा ठीक है, ठीक दिख रहा है सर। चलो, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए कानून तो बाद में बनाया गया था, कब, 1972 में। लेकिन पहले ही जो है हमारे पास कुछ राष्ट्रीय उद्यान आ गए थे, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हो गई थी। तो हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश है और इस क्षेत्र में क्या है हमारा, ये वाला उत्तराखंड हो गया बाद में। तो उत्तर प्रदेश की इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में एक लेफ्टिनेंट क्या होते थे, गवर्नर थे, कौन, हेली, कौन थे, मेलकम, वेलकम या मेलकम, ठीक है ना, मेलकम हेली। इस प्रांत के जो गवर्नर थे इनका नाम क्या था, मेलकम हेली। तो इन हेली साहब जो है ये महात्मा गांधी के साथ उत्तराखंड के भ्रमण पर आए थे, नैनीताल वगैरह के क्षेत्र में। तो इन्होंने देखा कि ये क्षेत्र जो है क्या है,
पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ हमें ऐसे भाग दिखाई दे रहे हैं कि जो संरक्षित किए जाने जरूरी है। तो इनकी सलाह पर जो है, इनकी सिफारिश पर महात्मा गांधी को इन्होंने कहा, और इस तत्कालीन जो यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी तो इनसे सिफारिश करी। तब बाद में क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर दी गई। तो बताएंगे इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई भाई? 1936 में। किसकी सिफारिश पर? मैल्कम हेली की सिफारिश पर। तो कल से पढ़ा हुआ है अच्छे से, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है ना? तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी भाई 8 अगस्त 1936 में। और किसकी सलाह पर? मैल्कम हेली की सलाह पर हुई थी। और इसका आरंभिक नाम क्या रखा गया? हेली नेशनल पार्क। इसलिए जो इसका शुरुआती नाम क्या था? शुरुआती नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अंग्रेजी में लिखने में थोड़ा आसानी होती है भाई, ठीक है। हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क जो इसका नाम रहा है, कब से कब तक रहा? 1936 से लेकर जब ये बना और 1952 तक, ये ध्यान रखिएगा, 1936 से और 1952 तक शुरुआत में जो है इसका नाम हेली नेशनल पार्क रहा। अब देखिए ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? ये तो हरिद्वार है, इधर पौड़ी जनपद है, क्या है? और ये नैनीताल है, ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये नैनीताल है। तो इस वाले क्षेत्र में एक नदी बहती है ऐसे में करके, ऐसे में, ठीक है ना। कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा। तो इस क्षेत्र में इस नदी के प्रवाहित होने के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया था? और जो आप कह रहे थे कि वर्तमान नाम भी इसका रामगंगा नेशनल पार्क है, इसकी ऑफिशियली नहीं भाई, अभी तक पुष्टि नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या है इसका नाम? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो इसका जो इसके बाद क्या नाम हुआ? रामगंगा 1952 में। रामगंगा नेशनल पार्क। यस सर। रामगंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है ना। यस सर। तो रामगंगा नेशनल पार्क कब से कब तक रहा है इसका नाम? तो 52 से लेकर के 57 तक, 1952 से लेकर 1957 तक का जो टाइम पीरियड रहा। क्योंकि इस क्षेत्र में, इस राष्ट्रीय उद्यान के इस क्षेत्र में क्या, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पश्चिमी रामगंगा। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद एक प्रमुख व्यक्ति आए जो कि क्या थे? एक पर्यावरणविद थे, वो पर्यावरण प्रेमी, और उनका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। हालांकि वो शिकार भी करते थे। शिकार इसलिए करते थे जब कोई क्या हो जाता है, बाघ। अब कोई बाघ तो ऐसा होता है ना, खाता इंसान को, है ना, आदमखोर कहते उस बाघ को। अगर कोई बाघ जो है क्या हो जाता था? आदमखोर हो जाता था, तो उस बाघ को जिम कॉर्बेट जी मार देते थे। अन्यथा वो क्या थे? वन्यजीव प्रेमी थे वो, ठीक है ना। तो वन्य जीवों के प्रेमी होने के कारण, एक पर्यावरणविद होने के कारण, उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हो गया बाद में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसके बाद और वर्तमान तक अभी तक कौन सा नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लिख ही देते हिंदी में ना, राष्ट्रीय उद्यान। तो 1957 से, ठीक है ना। तो भैया उसको किनारे रख दो, ठीक है, काहे डबल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका नाम कब से रहा? 1957 से और वर्तमान तक। इतनी बात पूरी समझ में आ गई? तो अब बताओ, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरी बात, ये जो है भारत का भी क्या, और एशिया का, पूरे एशिया का, संपूर्ण एशिया में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर एशिया में है तो एशिया के अंदर ही तो भारत है, तो भारत का भी पहला कोई क्या हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट। तो उत्तराखंड का तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, है ना। तो अगर एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट। दूसरा, और भारत का क्या है पहला राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट। और उत्तराखंड का भी क्या हो जाएगा पहला? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई? चलो, अब ये जिम कॉर्बेट की विशेषता क्या है? तो इस क्षेत्र में क्या है, इन क्षेत्र में यहाँ पर जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। तो इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि बाघों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसीलिए इसे बाघों को क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है। पैराडाइज ऑफ टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। पैराडाइज ऑफ टाइगर, पैराडाइज टाइगर, ऑफ टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को जाना जाता है भाई। तो बाघों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे बाघ पाए जा रहे थे। तो बाद में क्या हुआ, 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक अलग से अधिनियम लाया गया। और जब अधिनियम आ जाता है, जब कोई चीज़ कानून के दायरे में आ जाती है तो उसको नहीं मार सकते आप लोग। इससे पहले कोई कानून बना था इसके लिए? नहीं था। तो तब अगर गोली मार भी दी रतौड़ी जी ने तो चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 1972 के बाद अगर कोई बाघ को मारता है तो उसको क्या है? सजा का प्रावधान है उनके लिए। आज देखते होंगे आप, कोई बाघ की खाल अगर मारता है तो चुपके संभाल से रखता है ना। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में क्या कर दिया गया? अधिनियम पास कर दिया गया। तब से लेकर के इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अधिक बाघ थे तो एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। क्या चलाया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से करी गई? इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है ना। तो कब से करी गई? 1973 में। वो जो अधिनियम 1972 में पास हुआ था, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट कब से चलाया गया? 1973। 1 नवंबर डेट पूछी जाएगी तो 1 नवंबर है भाई, ठीक है ना। 1 नवंबर समूहगा में डेट आती है, तो डेट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कहाँ पे? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो इन बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रयास, एक कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, और इसको टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कहाँ पे चलाया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। इतनी सी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर आपको पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 520 किलोमीटर। एरिया अगर पूछे तो 520.82 82 किलोमीटर। अगर ऐसे पॉइंट में आ जाए, उस तो 520 बहुत है आपके लिए याद रखने के लिए, है ना। समझ आ जाएगा आपको। अगर पॉइंट में भी देता है तो 520 आपको पता है। तो एरिया है 520.82%, ठीक है, 82 किलोमीटर। इसमें से भी अगर हम देखें तो 312 किलोमीटर कहाँ है? ये तो है पौड़ी गढ़वाल में। और बाकी जो 208 किलोमीटर बचा हुआ है ये कहाँ पे है? ये एरिया है भाई ये, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये नैनीताल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नैनीताल। तो एरिया पूछेंगे तो कितना है? 520.82, ठीक है ना, इतना याद रखें। और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? नैनीताल और पौड़ी। अब इसके बीच में मैंने पढ़ाए थे ना आपको, जब हमने शिवालिक रेंज पढ़ी थी, तो शिवालिक और मैदानी क्षेत्र तराई भाबर के बीच में ये क्या पाई गई थी? दून घाटी कहाँ पे पाई जाती है? मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में। तो इन क्षेत्र में हमने पढ़ा था दून। क्या पढ़ा था? दून। तो सबसे पश्चिमी दून कौन है? पछुआ दून। उसके बाद हमने देहरादून के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कोठारी दून पढ़ा था, चौखम दून पढ़ा था, पाटली दून। तो जो पाटली दून है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? पाटली दून पड़ता है। कहाँ पड़ता है पाटली दून? नैनीताल में। कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। तो पाटली दून जो है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक दून भी पड़ता है उत्तराखंड को, उसका नाम क्या है? पाटली दून। तो पाटली दून भी कहाँ पड़ता है भाई? किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद कल हमने बात करी थी कि 1976 में क्या है? 1976 में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी की शुरुआत भी कहाँ की गई? जैसे मगरमच्छ टाइप के होते हैं ना जो, तो उनको संरक्षित करने के लिए ये भी यहाँ पे पाए गए थे। तो इनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया। उसे क्या कहते हैं? घड़ियाल संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो घड़ियाल प्रोजेक्ट कब चलाया गया था भाई? 1976। घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट तो कब चलाया गया था? 1976 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। देखो भाई बात तो नहीं करेंगे अभी ना, बाद में करो, क्या दिक्कत है? पूछ लेना जो डाउट है ना, या तो पूछ ही लो मुझे। तो पढ़ा है नहीं चौखम पर्वत अभी तक? हमने कहाँ लिखा रहा?
चमोली लिखा है। चमोली लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिखा रहा होगा, उत्तरकाशी दिखा रहा है गूगल, ऐसे बोलो ना। मैं हाँ, तो चौखम जो परीक्षा वाणी पे क्या लिखा हुआ है, चमोली में है, लेकिन गूगल पे अगर देखेंगे साइड पे तो वहाँ पे उत्तरकाशी दिखा रहा है भाइयों, ठीक है ना। तो हो सकता है ग्लेशियर का कोई इशू हो वहाँ पे, चौखम ग्लेशियर, चौखम पर्वत, ठीक है ना, तो देख लेना उसको। तो 1976 में क्या कौन से प्रोजेक्ट चलाया गया यहाँ से, घड़ियाल संरक्षण। इसके बाद 1992 में यहाँ से एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना। कौन सी परियोजना, हाथी परियोजना। हाथी परियोजना चलाई गई थी, ठीक है ना। तो बताओ कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था, 8 अगस्त 1936 में। किसके नाम पर इसका नाम रखा गया पहले, दूसरा नाम क्या रखा गया इसका, रामगंगा। और इसके बाद जिम कार्बेट। जिम कार्बेट क्या थे, पर्यावरणविद थे, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कितना है, ज़्यादा कहाँ पे है, पौड़ी में, और कम कहाँ पे है, नैनीताल में। पाटलिपुत्र किसके बीच में स्थित है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1976 में घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया गया था, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट, और 1973 की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, इसी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो साथ साथ 2013 में हमने बात करी थी, 2013 में यहाँ पर एक फोर्स बनाई गई थी, इन टाइगर को रिजर्व संरक्षित करने के लिए एक फोर्स भी बनाई गई थी, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। क्या बनाई गई थी, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी। कब बनाई गई भाई, 2013 में। मानो कि कोई बाघ है और वहाँ से क्या हो गया, बाहर आ गया, तो उसको जो पकड़ने का काम करेगा कौन करेगा, ठीक है ना। तो वन विभाग हो गए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते, तो फॉरेस्ट गार्ड बनना भी आसान काम नहीं है, ठीक है ना, बाघ पकड़ने बाद में, ठीक है। तो TPF इसका मतलब क्या हो गया, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो कब गठित की गई, 2013 में गठित की गई, ठीक है ना। तो ये सारी बात हो गई किसके बारे में, जिम कार्बेट के बारे में। तो सारा याद रखेंगे आप, ठीक है। 2012 में अब होता क्या है कि आपको अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में जाना है घूमने, ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक होता है इसका बफर जोन। क्या होता है, बफर जोन। तो बफर जोन के अंदर नहीं जा सकते हम लोग, जो क्या होंगे, सैलानी होंगे, इस बाहरी क्षेत्र में कुछ डिस्टेंस तक ही जा पाते हैं, सिर्फ बाहर से देखेंगे, ठीक है ना। बफर जोन में जाने की अनुमति किसको होती है, जो वहाँ के जो अधिकारीगण होंगे उन्हीं को जाने की अनुमति होती है। तो कुछ क्षेत्र को क्या कर दिया गया था 2012 में, साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, साइलेंट जोन। अगर पूछा जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 400 या 500 मीटर का जो दायरा था उसको क्या कर दिया गया था, साइलेंट जोन में घोषित कर दिया गया था। तो इस सारी जानकारी आपको किसके रखनी है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका प्रवेश द्वार बताया था कहाँ से, अब देखो भाई, एक तो है, ये है 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तो नैनीताल है और एक पौड़ी है। अगर आप नैनीताल से एंटर करते हैं तो कहाँ से जाएंगे, डिकाला से होकर जाएंगे। अगर पौड़ी से भी एक द्वार कहाँ से भी है, पौड़ी से भी है, तो इसके द्वार कितने हैं, 2। पौड़ी से कौन सा द्वार है भाई, तो एक द्वार है पौड़ी से, और नैनीताल से कौन सा है, क्या नाम है, रथुआदा। तो यहाँ से पौड़ी से भी एक द्वार है और नैनीताल से क्या है, एक द्वार। तो 2 द्वार से जो है आप एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे, कार्बेट में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो चलो अगले राष्ट्रीय उद्यान पे बात करें आप, ठीक है। एक बात हमने इसमें और करी थी कि एक राजमार्ग गया था यहाँ पे, सड़क मार्ग। कौन सा सड़क मार्ग, कंडी मार्ग, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में जोड़ने का काम करेगा भाई। तो कंडी मार्ग जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2020 में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। अगला जो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, गोविंद नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क। तो बताओ गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है,
इसकी लोकेशन पूछी जाएगी तो एक बार मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पड़ता है ये? ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी है भाई इधर। तो इधर वाला जो रीजन है तो इस क्षेत्र में ही कहाँ पे क्या है? इस क्षेत्र में ही जो है गोविंद नेशनल पार्क है। और किस क्षेत्र में पड़ता है? अगर हरकी-दून बुग्याल पूछा जाएगा तो किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच आता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच। तो इसकी लोकेशन अगर पूछी जाए, स्थिति कहाँ है? उत्तरकाशी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस जनपद में है। तो कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बुग्याल आता है। कौन सा बुग्याल? हरकी-दून बुग्याल। कौन सा बुग्याल? हरकी-दून बुग्याल। तो हरकी-दून बुग्याल किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? गोविंद वन्यजीव गोविंद नेशनल पार्क भाई, वन्यजीव अलग है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप वहाँ पे एक झील भी पाते हैं, रोइंसारा झील। रोइंसारा झील कहाँ पड़ती है? पेपर में आ सकता है, ऐसे आते पेपर में, हमने क्वेश्चन वहाँ लगते हैं ना तब। रोइंसारा झील कम लोग पढ़ते हैं। तो रोइंसारा झील इस हरकी-दून बुग्याल में ही पड़ती है। क्या पड़ती है? हरकी-दून बुग्याल के आसपास ही। तो रोइंसारा झील जो पड़ती है वो किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है? गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। और हरकी-दून बुग्याल के अंतर्गत है। और रोइंसारा झील भी कहाँ है? इसी गोविंद नेशनल पार्क में पड़ती है, ठीक है ना। अब इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब है भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और क्षेत्रफल भी बताएंगे कितना है क्षेत्रफल? 472। तो एरिया हो जाएगा कितना? 472 हो जाएगा भाई, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980 में। क्षेत्रफल कितना है? 472 में। हरकी-दून बुग्याल भी इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। रोइंसारा झील भी यहीं पड़ती है। साथ ही साथ ये जो प्रसिद्ध है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ मतलब हिम में, यानी कि बर्फ में रहने वाला तेंदुआ है जो, ठीक है ना। तो बर्फ में जो भाग रहता है उसे कहते हैं हिम तेंदुआ। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर यहाँ पे हिम तेंदुआ बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी कि जो अगर किसी को हिम तेंदुआ देखना है तो इन क्षेत्रों में चले जाए। तो हिम तेंदुआ को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया था। जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या उठाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट, घड़ियाल प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट। तो इसी प्रकार 2009 में उत्तराखंड में जो शुरुआत हुई थी किसकी? स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था भाई? हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से करी गई थी। कब? 2009 में। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो रेख देख करता है, प्रबंधन का काम करते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो इसका जो मैनेजमेंट देखता है वो कौन देखता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन देखता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में ध्यान रखनी है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है ना। चलो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980। क्षेत्रफल कितना है? 472 किलोमीटर है। अच्छा, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड परियोजना चली वो कब चलाई गई? 2009 में। और इसका जो प्रबंधन या मैनेजमेंट जो देखता है वो कौन देखता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। रोइंसारा झील कहाँ पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट में पूछेगा तो उत्तरकाशी। किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चलो भाई, अगला डालेंगे आप। अगला कौन सा है? 1982 में कौन हुए थे? किसकी स्थापना? फूलों की घाटी। अगला डालेंगे फूलों की घाटी। 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बने थे। कौन कौन? नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है ना। चलो भाई, अगला डालेंगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है ना।
फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। अब जो फूलों की घाटी है, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? फ्रैंक स्मिथ। और कब करी थी? 1931 में। फ्रैंक स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर। क्या लिखी थी? वैली ऑफ फ्लावर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पड़ता है भाई? सबसे पहले तो आप, फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? तो चमोली में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ेगा? चमोली में। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? चमोली में। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से सबसे छोटा कौन है? फूलों की घाटी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या है भाई? स्मॉलेस्ट है ये, यानी कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल है इसका। क्या है? न्यूनतम। तो सभी राष्ट्रीय उद्यानों में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी है। ठीक है ना। अब होता क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। विश्व स्तर पर जो भी चीजें क्या होती है? बहुमूल्य। ठीक है, एक सब ठीक है, बहुमूल्य होती है। उन चीजों को क्या करती है? यूनेस्को जो है विश्व धरोहर में शामिल करती है। तो उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 चीजें शामिल है आज तक। कौन कौन सी? एक फूलों की घाटी और एक नंदा देवी क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो फूलों की घाटी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 2005 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2005 में शामिल कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2005 में। ठीक है ना। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। तो 2005 में इसको शामिल कर दिया गया था। कहाँ? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। साथ ही साथ आपने सुना होगा उत्तराखंड में एकमात्र जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको जो है 2001 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा बनाया गया इसको। ठीक है ना। क्योंकि वो भी कहाँ पड़ता है? चमोली में। समझ रहे हो बात को? और ये भी कहाँ पड़ रहा है? चमोली में। माना कि ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना। ये नंदा देवी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। और इधर क्या है आपका? इधर फूलों की घाटी है। तो 2001 में क्या कर दिया गया? इस फूलों की घाटी को भी इसका हिस्सा बना दिया गया। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है और इसको मैंने पहले भी कहा था कि इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है ना। तो अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, तो इसलिए क्या हो जाता है, उस क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। हम मतलब भारत सरकार। तो 2001 की बात है। तो 2001 में इस फूलों की घाटी को जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। कब बनाया गया? 2001 में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का जो हिस्सा बनाया गया था, इसको कब बनाया गया? 2001 में। ठीक है ना। ठीक है। अगला देखेंगे, फूलों की घाटी को अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। क्या जाना जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इस क्षेत्र में नाम क्या है इसका? फूलों की घाटी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को फ्रैंक स्मिथ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको कहीं पे। ठीक है ना। क्या कहते हैं? फ्रैंक स्मिथ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दूसरा, इसको भ्यूंडार राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है ना। इस क्षेत्र से होकर के, ध्यान देंगे यहाँ पे, इस क्षेत्र से होकर के लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा होकर बहती है। क्या बहती है? लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा होकर आती है यहाँ से। साथ साथ पुष्पावती नदी भी आती है भाई यहाँ से। क्या आती है? पुष्पावती। तो ये सारे नाम अगर पूछे जाएंगे तो ये सारे किसके हैं? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम हो जाएंगे। पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए तो कौन हो जाएगा? फूलों की घाटी। लक्ष्मण गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाए तब भी क्या हो जाएगा? ठीक है ना। एक इसको नंदन कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदन कानन। उत्तराखंड के इतिहास की जो पहली जो जानकारी मिलती है हमें, एक स्कंद पुराण भी पढ़ता है। क्या होता है? एक पुराण है ना, स्कंद पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम क्या है?
स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के दो भाग हैं, एक तो है केदार खंड और एक है मानस खंड। तो केदार खंड से जो है हमें गढ़वाल वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है और मानस खंड से कुमाऊं के। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में इस फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? तो नंदन कानन कहा गया, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा गया है? नंदन कानन कहा गया है। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। कालिदास ने इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम दिया भाई? अलकापुरी। क्या दिया? अलका या अलकापुरी। तो कालिदास के अनुसार क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? अलका या अलकापुरी, ठीक है ना। अलका या अलकापुरी। तो ये किसके अनुसार है? कालिदास, ठीक है ना। कालिदास नहीं, ठीक है, कालिदास। तो बताओ भाई, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, अगर यहीं पर देखें तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का नहीं है ये फूलों की घाटी, ठीक है ना। तो भारत का नोट कर लो, साउथ बटन, अंडमान निकोबार में पड़ता है साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये लगभग 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है भाई? 0.3 था ये अब भाई वो हमारी किताब में जो हमने पढ़ी है उसमें 1 या 2 किलोमीटर का दायरा बताया गया था उसका, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? साउथ। ये अंडमान निकोबार में है भाई। कहाँ है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। और यहीं पे नोट करके लिख लो, भारत का सबसे बड़ा कौन है? नोट करके लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस। क्या है? हिमिस। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लगभग 4400 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 4400। तो इसका क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। हिमिस, हिमिस, हिमिस। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है भाई? हिमिस। क्या है? हिमिस, या हिंदी में लिखो तो हिमिस। तो इसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4400 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। वर्तमान में कहाँ है ये? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। कहाँ पे है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गया? साउथ बटन, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और सबसे बड़ा कौन हो गया? हिमिस। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहला तो यही था 1936 में। तो चलो अगले वीडियो में पढ़ते हैं और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलो।